नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने पहले पाठ पढ़ा डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब हम आगे उसका स्वाध्याय और शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। इरादा का अर्थ है विचार, संकल्प। लिफाफा का अर्थ है कागज की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रखकर भेजा जाता है। ढेरों, बहुत, ज्यादा, अधिक। लेस का मतलब है सुसज्जित। अनुसंधान का मतलब है आविष्कार, खोज, संशोधन। उपाधि का अर्थ है प्रतिष्ठा सूचक पद या खिताब। अब हम आगे देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए। तो हम मिल तो नहीं सकते, इसलिए चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन सोच जरूर सकते हैं कि पहला है, विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियां लिखी होंगी। तो आप खुद सोचिए कि आपको क्या लगता है कि आपने अपने डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियां लिखी होंगी। ये पाठ के आधार पर आप सोचकर लिखिए। विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। इस तरह आपको क्या क्या करना पसंद है, ये भी आपको खुद सोचना होगा कि विक्रम साराभाई को जैसे साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करना अच्छा लगता था, तो इसी तरह आपको क्या करना अच्छा लगता है। जैसे मुझे गाना अच्छा लगता है, उसी तरह किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है। उसी तरह आप भी लिखिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। आगे हैं, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो ये भी आपको खुद करना है। पूरा पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद उनके बचपन की घटनाएं अपने शब्दों में लिखनी है। जो उन्होंने चिट्ठी के बारे में लिखा है, वो अनुभव आपको अपने शब्दों में लिखना है। आगे हैं, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश से अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको शब्दों के अर्थ दूंगी, लेकिन पहले आपको शब्दकोश से इन शब्दों के अर्थ को ढूंढना होगा। तो पहला है गाथा। गाथा का अर्थ है कथा। दूसरा है प्रतीक। प्रतीक का अर्थ है चिन्ह। तीसरा है विक्रम, तो उसका अर्थ है वीरता। आगे है तत्पश्चात, उसका अर्थ है उसके बाद। कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज एक इंग्लैंड का विश्वविद्यालय है। भौतिक, तो सांसारिक। अंतरिक्ष, आकाश। प्रयोगशाला, तो यह स्थान जहाँ पर विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं। इंटरनेशनल, उसका अर्थ है अंतरराष्ट्रीय। मृत्यु, मृत्यु का अर्थ है मरण। ऊर्जा, ऊर्जा का अर्थ है शक्ति। युवा,
उसका अर्थ है युवक। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का अर्थ है श्रेष्ठ। स्मारक, स्मारक का अर्थ है स्मृति चिन्ह। पुरस्कार, पुरस्कार का अर्थ है इनाम। हवाई, हवाई का मतलब हवा से संबंधित या काल्पनिक। तो चौथा है शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ऊपर हमें जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के हमें वाक्य में प्रयोग करने हैं। सबसे पहला है इरादा। तो हमारा इरादा हमेशा बुलंद होना चाहिए। दूसरा है लिफाफा। तो लिफाफे में चिट्ठी आई। दूसरा है ढेरों। तो दिवाली में हम ढेरों पटाखे फोड़ते हैं। लेस, उसका वाक्य बनेगा हमारी पाठशाला में वैज्ञानिक उपकरणों से लेस एक प्रयोगशाला है। अनुसंधान, उस पर वाक्य बनेगा वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहते हैं। उपाधि, प्रतिष्ठा सूचक पद या खिताब। मैं भारत रत्न की उपाधि पाना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पांच दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक, क्यों? कारण सहित चर्चा कीजिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि घर घर में दूरदर्शन आ गया है, टीवी आ गया है। अपनी लोकप्रियता के कारण वह हर परिवार के लिए अनिवार्य बन गया है। उससे कुछ लाभ भी है और कुछ हानि भी है। तो सबसे पहले हम दूरदर्शन के, टीवी के लाभ देखेंगे। तो हमें टीवी से देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी मिलती है और उन घटनाओं को हम टीवी में जीवंत देख भी सकते हैं। बाढ़, अकाल, भूकंप आदि होने वाले नुकसान दूरदर्शन पर देखकर हमारी मानवता जाग है। दूरदर्शन तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। फिल्में, धारावाहिक, नाटक आदि के द्वारा यह हमें आनंद देता है। देशभक्ति, समाज सुधार आदि के कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन समाज में जागृति पैदा करता है। दूरदर्शन पर क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस के मैच देखकर हमारी खुशी का पार नहीं रहता। टीवी के कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों ने सबका दिल जीत लिया है, परंतु अब हम टीवी के
से होने वाले हानि और नुकसान देखेंगे। तो इससे नुकसान क्या होता है? टीवी देखने से बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। खेल कूद छोड़कर टीवी से चिपके रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जो चश्मा पहले बुढ़ापे में आता था, वह अधिक टीवी देखने से बचपन में ही आ जाता है। टीवी के कारण हमारा आपसी मेलजोल कम हो गया है और हमारे हरे भरे रिश्ते सूखने लगे हैं। क्रिकेट मैच जैसे कार्यक्रमों में हमारा कितना समय बर्बाद हो जाता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। वास्तव में हमें टीवी का उपयोग सीमित समय के लिए ही करना चाहिए। अब हम देखेंगे स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। तो हम यहाँ पे वाक्य बनाएंगे। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। तो इसके आधार पर हम वाक्य बना सकते हैं, वो बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। दूसरे बल्ले में लिखेंगे, विक्रम साइकिल के ऊपर कलाबाजियां करते थे। तीसरे में लिखेंगे, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। इस तरह हमें वाक्य इस बल्ले में लिखने हैं। अब है दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे उदाहरण दिया गया है, लड़का, तो उसका बहुवचन होगा लड़के। तो हम वाक्य बनाएंगे, लड़के पाठशाला जा रहे हैं। दूसरा शब्द है किताब, उसका बहुवचन होगा किताबें। तो हम इसका वाक्य बनाएंगे, मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। नदी, उसका बहुवचन होगा नदियाँ। तो नदियाँ हमें मीठा पानी देती है। नारी, तो नारियाँ, नारियाँ मीठे गीत गाती है। चौथा है माली, माली का बहुवचन माली ही होगा। तो उसका बहुवचन होगा माली पौधों को पानी पिला रहे हैं। वाक्य प्रयोग।
लड़का मैदान में खेल रहा है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ये हमने आगे देख लिया है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यह परिच्छेद को हमें पढ़ना है और उसका मातृभाषा में अनुवाद करना है। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। अब हम उसका मातृभाषा में गुजराती में अनुवाद करेंगे। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि तो उसका गुजराती होगा, तेओ फक्त उच्च कोटिना वैज्ञानिक ज नहोता, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। परंतु कामમાં વ્યસ્ત હોવા છતાં કલા, શિક્ષણ અને સમાજ માટે પૂરતો સમય કાઢી શકતા હતા। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। एमना ज प्रयत्नोथी अहमदाबादમાં लोक विज्ञान केंद्र અને नेहरू विकास संस्थानની स्थापना थई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। અહીંયા તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યેની રુચિ જાગૃત કરવા માટે કામ કરતા રહ્યા। અહીંયા આપણું સ્વાધ્યાય પૂરું થાય છે। હવે આપણે ભાષા સજ્જતા જોઈશું। पढ़िए और समझिए। यह किताब कोकिला की है। लड़का गेंद से खेल रहा है। दरवाजे पर कोई है। प्रीति के पास कुछ तो है। उपयुक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उसके आधार पर नीचे प्रश्न दिए गए हैं। हमें इन प्रश्नों के उत्तर ऊपर दिए गए वाक्यों से जवाब देने हैं। तो पहला प्रश्न है, ये किताब किसकी है? तो उसका जवाब है, यह किताब कोकिला की है। दूसरा प्रश्न है, कौन खेल रहा है? उसका जवाब है, लड़का गेंद से खेल रहा है। तीसरा प्रश्न है, दरवाजे पर कौन है? उसका जवाब है, दरवाजे पर कोई है। चौथा प्रश्न है, प्रीति के पास क्या है? उसका जवाब है, प्रीति के पास कुछ तो है। उपयुक्त वाक्य 1 और 2 में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं, लेकिन 3 और 4 में आप निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि दरवाजे पर कोई भी हो सकता है। प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है। तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। पहले 2 वाक्यों में निश्चितता
बताई गई है। अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवा जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चितता है, अतः किसी व्यक्ति का या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई, कुछ।